हाँ या ना? हाँ सर। उसमें हम लोगों ने काफी सारे एग्जांपल्स ले लिए थे, अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या होगा वगैरह वगैरह देख चुके थे, राइट? क्या नाम है, कर्व सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाया था म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई, क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। यहां वी यू आर सब कुछ साइन के साथ यूज होगा। म्यू टू क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम। म्यू वन क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम। और वही चीज यहाँ पे ऑब्वियसली में आपस में सब्स्टिट्यूट करनी थी। हमने इस पे बेसिक क्वेश्चंस काफी सारे कर लिए थे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, राइट? है ना? यस सर। मैंने आपको पेट्री डिश वाला एक क्वेश्चन करवाया था कि नहीं? यस करवाया था, ओके। तो मतलब ये रिफ्रैक्शन एट प्लेन कर्व सरफेस हमारा खत्म हो चुका था, ठीक है। अब हम लोग आज शुरू करेंगे। अच्छा, उसमें एक तो चीजें बची थी, मैंने फोकल लेंथ बता दिया था, उसका मैग्निफिकेशन नहीं बताया था, राइट? मैग्निफिकेशन बाय कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस से मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे ये देखना है। तो देखिए, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है, कर्व सरफेस, सब कुछ यहां बना हुआ है। आपको मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए मान लेते हैं यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज जहां कहीं भी बने, आपको दो सिमिलर ट्रायंगल्स चाहिए, राइट? है ना? दो सिमिलर ट्रायंगल्स चाहिए। अगर आपको याद ना हो तो हम लोगों ने क्या नाम है, अगर आपको याद ना हो तो हम लोगों ने जब कर्व्ड मिरर के द्वारा मैग्निफिकेशन निकाला था, उसमें भी हम लोगों ने क्या किया था? दो सिमिलर ट्रायंगल यूज किया था, राइट? हाँ या ना? लेंस के लिए भी जब हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो वी यूज सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अरे जवाब देते जाओ यार, मजा आता है बोलते हो तो। नहीं सर। नहीं सर। क्या नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ सर। ओके। तो हमें यहां पर भी बेसिकली हम चाहते हैं कि हमें कोई सिमिलर ट्रायंगल मिल जाए। ठीक है बेटा, यहां पे भी हम चाहते हैं कि हमें कोई सिमिलर ट्रायंगल मिले। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे? सिमिलर ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए? एंगल सेम चाहिए। एक लाइन तो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है ही है। प्रिंसिपल एक्सिस इस पॉइंट से जो भी लाइट निकलेगी, इस पॉइंट से जो भी लाइट निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, वो बिना किसी डेविएशन के जाएगी। हमें इस पॉइंट से आने वाली एक लाइट चाहिए जो कि बिना डेविएशन के जाए, ताकि इस लाइट के साथ, इस रे के साथ वो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे सेम एंगल बनाए। ठीक है, तो ऐसी एक रे मैंने सोची, तो मेरे को दिमाग में आया कि क्यों ना मैं ये वाली रे कंसिडर करूं जो यहां से, देखो पोल पे जाएगा तब तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन जो अगर सेंटर की तरफ जाता है, कोई लाइट रे देखिए, अगर कोई लाइट रे सेंटर की तरफ जाएगी तो इफेक्टिवली ये नॉर्मल के लॉन्ग आ रही है, तो इसलिए इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा। लाइट बिना किसी डेविएशन के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी इफ इट इज गोइंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसलिए ये लाइट आगे ऐसे पहुंच जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? नो अब सर। मान लेते हैं यहां पर इमेज बनता है ये, दिस इज योर लेट्स से इमेज। तो मैंने कहा
सारी डिस्टेंसेस तो मेरे को पोल से मेजर करनी है, तो लेट्स कॉल दिस, लेट्स से कि ये वाली डिस्टेंस x है, पोल से इमेज की डिस्टेंस लेट्स से y है, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस लेट्स से z है। ठीक है, ये मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये मेरा हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस जेड, एंड दिस विल बी, यहां से लेकर इस सेंटर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस जेड। उसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, चलो बना लेता हूं। दिस विल बी योर x प्लस जेड। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? आई गेस नॉट। ओके, तो नाउ बिकॉज दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर बोथ सिमिलर, मैं कह सकता हूं कि height of image upon y minus z is equal to height of object upon x plus z, है ना? Which implies the magnification, जिसको हम height of image upon height of object कहते हैं, that will be equal to y minus z upon x plus z. Now, अगर मैं अपने स्टैंडर्ड नोटेशंस u, v और r के टर्म्स में देखूं, तो मैं बोलूंगा मेरा u कितना है, माइनस एक्स, दिस इंप्लाइज x हो जाएगा माइनस u। v कितना है, प्लस y, दिस इंप्लाइज y तो v है ही ऑब्वियसली। सिमिलरली मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर r कितना है, प्लस z, तो z की जगह मैं r डाल दूंगा इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन बनी, ये जो टर्म बनी ना इसमें, सो मुझे मिलेगा m इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, वाई है v, z है r, सो दिस विल बी इक्वल टू z माइनस r अपॉन x प्लस z, x है माइनस u। ये y माइनस z था ना, y कितना था, v था, सॉरी, सो v माइनस r अपॉन माइनस u प्लस r, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v माइनस r अपॉन u माइनस r। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, माइनस ऑफ v माइनस r अपॉन u माइनस r। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सालों से तो नहीं आए, पर अगर आ जाए और आपको ये नहीं मालूम होगा तो एग्जाम में टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मतलब इसको चाहो तो याद रख सकते हैं। v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर, नहीं माइनस आर, माइनस ऑफ v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर। बेसिकली समझ लो, क्योंकि यहां से मेजरमेंट ली गई है, r से आपने u और v दोनों मेजर किया, ठीक है, सो v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर, ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा। ठीक है बेटा, Yes, sir. मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें, y माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस जेड, हो, ये माइनस से चाहिए ना बेटा, वही गड़बड़ हुआ, ये माइनस नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज तो नेगेटिव है ना यहाँ पे, समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, सो दिस विल बी v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर। कोई दिक्कत? एक्चुअली इसलिए हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए मैं ए और बी यूज करता था, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करता था, वो गलती हुई, ऐसी जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, कॉपी हो गया ये? हाँ सर। ठीक, नेक्स्ट अगला हमें क्या देखना है, मैग्निफिकेशन हो गया, हाँ
ठीक है, फिर अब हमको सीधे लेंस पढ़ना है और कुछ नहीं है। लेंस क्या होता है? लेंस होता है a refracting material bounded by two spherical surfaces। दो स्फेरिकल सरफेसेस से अगर कोई रिफ्रैक्टिंग मटेरियल बाउंडेड है तो हम उसे लेंस कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये आपके लेंस का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जहां पर बीच में अलग रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है, दोनों साइड अलग रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है, इधर एयर है, इधर एयर है, बीच में ग्लास है। ये आपका लेंस का एक एग्जाम्पल। इधर एयर है, इधर वाटर है, इधर ग्लास है, तब भी लेंस का एग्जाम्पल है, बट उस केस में हमारे लेंस के फॉर्मूले काम नहीं करते। ठीक है, उस केस में हमें इंडिविजुअल सरफेसेस से ही काम चलाना पड़ता है। वैसे हम लोगों को लेंस दो तरीके के देखने होंगे, थिन लेंस और थिक लेंस। थिक लेंस में क्या है, हम लोग ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे शायद, या कि दोनों सरफेसेस के बीच में थोड़ा डिस्टेंस था। ठीक है, दिस इज अ थिक लेंस। लेकिन हम थिक लेंस में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन थिन लेंस। ठीक है, मैं थिक लेंस के बारे में ज्यादा बात करना ही नहीं मेरे को। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है, पहले ये वाला सरफेस इमेज बनाएगा, उस इमेज की इमेज ये वाला सरफेस बनाएगा, तब कहीं जाके फाइनल इमेज आपको मिलेगी। ये अपन क्वेश्चन कर चुके हैं सर, इसलिए मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट थिन लेंस। थिन लेंस क्या होता है? जो अपन ने पढ़ा वही है, लेकिन बेसिकली जो दो सरफेसेस हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग surfaces is negligible। ठीक है, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस निग्लिजिबल होगा तो थिन लेंस कहलाएगा। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कन्वेक्स और एक होता है कनकेव। ये जो कन्वेक्स लेंस है, ये कौन से लेंस को कहते हैं? दीज आर थिक एट सेंटर एंड थिन एट एजेस। वहीं कनकेव लेंसेज आर थिन एट सेंटर एंड थिक एट एजेस। ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऐसा लेंस है। ये लेंस इस तरीके का भी हो सकता है, और चाहे तो ये लेंस ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वहीं कनकेव लेंस कैसा हो सकता है? कनकेव लेंस मेनली इस प्रकार का मिलेगा आपको, ऐसा भी मिल सकता है और ऐसा भी हो सकता है। कनकेव लेंस, ठीक है, इसको हम कहते हैं बाई कन्वेक्स, इसको कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स, इसको कहते हैं कनकेवो कन्वेक्स, इसको कहते हैं बाई कनकेव, इसको कहते हैं प्लेनो कनकेव, उसको कहते हैं कन्वेक्सो कनकेव। ठीक है, ये कनकेवो कन्वेक्स और कन्वेक्सो कनकेव में डिफरेंस समझ लीजिए। ये बीच में पतला है और एजेस पे मोटा है, ये बीच में मोटा है,
एजेस पे पतला है। ठीक है, समझ में आई बात? अब आप बोलोगे सर मैंने एक और टर्म सुनी है, इक्वी कन्वेक्स या इक्वी कनकेव, इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए, जो दो कन्वेक्स सरफेसेस हैं, अगर उन दोनों का रेडियस इक्वल है, लेट्स से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, और r1 इज इक्वल टू r2 हो जाएगा, तो इक्वी कन्वेक्स, और r1 अगर r2 के बराबर हो चाहे ना हो, वो बाई कन्वेक्स तो है ही। इक्वी कन्वेक्स इज अ टाइप ऑफ बाई कन्वेक्स, टाइप ऑफ बाई कन्वेक्स। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से अभी सब फालतू के टॉपिक में टाइम पास करना नहीं चाहिए, ये सब पढ़ा हुआ आप लोगों ने पहले ही क्लास 10 में। कॉपी हो गया? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट हमारी कुछ डेफिनेशंस होंगी लेंस से रिलेटेड। डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस। मान लेते हैं कि ये हमारे पास, अच्छा मान लेते हैं ये हमारे पास कोई लेंस है, ठीक है? तो इसके दो सरफेसेस हैं, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस, और बाय डेफिनेशन ये दोनों सरफेसेस कैसी हैं? स्फेरिकल हैं, क्योंकि मैंने लिखाया था कि रिफ्रैक्टिंग मीडियम सराउंडेड बाय या बाउंड बाय स्फेरिकल सरफेसेस। तो अगर मैं इस स्फेयर को कंप्लीट करूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए रफ डायग्राम ही बना रहा हूं, ठीक है? इस सरफेस को कंप्लीट करूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इन दोनों स्फेयर्स के सेंटर्स होंगे यही कहना चाहिए, फर्स्ट सरफेस का सेंटर यहां तो ये C1 हो गया, और सेकंड सरफेस का सेंटर इधर है तो ये C2 हो गया। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो उसके से बात कर रहा हूं। कोई दिक्कत इसमें? तो इसमें डेफिनेशंस क्या क्या है? बेसिक वाली सबसे पहले तो है इसमें सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, जो क्या है? सेंटर्स ऑफ द सरफेसेस, सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स ऑफ विच सरफेसेस ऑफ लेंस इज अ पार्ट आर अ पार्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया C1 और C2। दूसरा है रेडियाई ऑफ कर्वेचर, तो ये वाला रेडियस, पहले सरफेस का रेडियस R1, दूसरे सरफेस का रेडियस R2, these two are radii of curvature। तीसरा प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन, ये क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग C1 एंड C2, इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, देन वी हैव ऑप्टिकल सेंटर। अभी तक हमारे पास पोल्स होते हैं, अब हमारे पास है ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या होता है? दिस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, a point on principal axis through which if a light ray passes it will pass without undergoing any deviation। मतलब मान लेते हैं यहां पर ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है तो बिना किसी डेविएशन के लेंस के आर पार ऐसे निकल जाएगा।
ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या है ना, ये बेसिकली ग्लास स्लैब की तरह काम कर रहा है, पैरेलल ग्लास स्लैब की तरह, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है, पैरेलल है। तो ये पैरेलल ग्लास स्लैब की तरह काम कर रहा है इस रे के लिए लेंस। बट हम फिर भी इसमें लैटरल शिफ्ट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लैटरल शिफ्ट थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और थिकनेस हमारी निग्लिजिबल है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि लैटरल शिफ्ट इस रे में होगा, बट हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं कंसीडर? बिकॉज द लेंस इज थिन। ठीक है, ओके। सो ऑप्टिकल सेंटर भी हो गया हमारा। इसके बाद आएगा फर्स्ट फोकस। ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस इस चीज पे डिपेंड करता है कि लाइट किधर से किधर जा रही है। मैं कंसीडर कर रहा हूं लाइट लेफ्ट से राइट जा रही है। तो डेफिनेशन क्या कहती है फर्स्ट फोकस की, कि जिस पॉइंट से अगर लाइट पास हो, जिस पॉइंट से अगर लाइट पास हो, और सॉरी ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से लाइट पास होने पर आफ्टर रिफ्रैक्शन द लाइट रे बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फर्स्ट फोकस। तो लेट्स से मेरा फर्स्ट फोकस यहां पर है, मैंने मान लिया। ध्यान दीजिएगा, मैंने जानबूझ के इसको C2 के बहुत पास में रखा है, क्योंकि मैं आपके दिमाग में ये डाउट नहीं डालना चाहता कि ये फोकल लेंथ रेडियस के हाफ होती है, रेडियस का आधा नहीं होता। फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2। ये मिरर में काम करता है, ये लेंस में काम नहीं करता है। ठीक है, ओके। तो मैंने बोला लेट्स से कोई लाइट रे फर्स्ट फोकस से पास हो रही है, तो फिर क्या होगा ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑन दिस टू सरफेसेस लाइट रे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, so this is your F1. Similarly, we have got second focus. Second focus क्या होता है? अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और आफ्टर रिफ्रैक्शन दैट रे becomes, so that ray passes through a point on the principal axis, then this point will be called second focus, F2. ठीक है, कोई दिक्कत? सर सेकंड फोकस एक बार फिर से बोल दीजिए। The point on the principal axis through which a light ray, through which an incident ray parallel to principal axis passes after refraction. ठीक है, इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्रैक्शन के बाद अगर वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से वो पास होगी या अपीयर टू पास होगी, दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड सेकंड फोकस। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऑल द इंसिडेंट रेज that are parallel to principal axis pass through same point, pass through or appear to pass through same point on the principal axis after refraction. This point is called focus. ठीक है, second focus. अब ध्यान दीजिएगा बेटा, लाइट लेफ्ट से राइट जा रही है तो ये F2 है और ये F1 है। लाइट राइट से लेफ्ट आएगी तो आपको पता है लाइट अपना पाथ, अगर लाइट के पाथ को अगर आप उल्टा कर दो तो अपना पाथ रिट्रेस कर जाती है। तो अगर मैं इंसिडेंट रे ऐसे मार दूंगा F2 के थ्रू, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसलिए अगर लाइट राइट से लेफ्ट आ रही है तो दिस F2 विल बी फर्स्ट फोकस एंड F1 विल बी सेकंड फोकस। ठीक है बेटा? ओके, अब बात करते हैं फिर फर्स्ट फोकल लेंथ। फर्स्ट फोकल लेंथ कितना होता है? OF1 इज कॉल्ड फर्स्ट फोकल लेंथ। मतलब ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको फर्स्ट फोकल लेंथ कहते हैं, स्मॉल f1 कहते हैं। सेकंड फोकल लेंथ किसे कहते हैं? ये होता है OF2। बेसिकली दिस डिस्टेंस इज सेकंड फोकल लेंथ। होता क्या है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि F1 और F2 बराबर होता है। F1 और F2 दोनों
इक्वल होते हैं अगर दोनों साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, लेंस के लेफ्ट में राइट में अगर सेम मीडियम हो तो। अगर एक तरफ एयर है एक तरफ वाटर है तब सेम नहीं होगा, बट अगर दोनों तरफ सेम है तो F1 और F2 इक्वल होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. ओके, तो सेकंड फोकल लेंथ और फर्स्ट फोकल लेंथ इक्वल होता है। तो हमने इसको अलग अलग नाम क्यों दिया? क्योंकि ध्यान दीजिए इस केस में F2 पॉजिटिव होगा और F1 नेगेटिव होगा। इस डायग्राम में, इन द गिवन डायग्राम, F1 इज नेगेटिव, F2 इज पॉजिटिव। तो जब हम लेंस फॉर्मूला लगाने जाएंगे तब उसमें फर्क पड़ेगा आप कौन सा फोकस को या कौन से फोकल लेंथ को लेके काम कर रहे हो। ठीक है, समझ में आई बात? अगर आप ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि लेंस के केस हम सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से F1 की डिस्टेंस मेजर करोगे तो देखिए इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन जाना पड़ता है, और F2 के लिए आपको इंसिडेंट रे के डायरेक्शन जाना पड़ रहा है। F2 इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा इस केस में और F1 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमको कौन सा फोकल लेंथ हमें मिरर फॉर्मूला में लगाना होता है, तो यूज करना होता है हमें सेकंड फोकस। सेकंड फोकस को हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। सेकंड फोकस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। हम जब लेंस फॉर्मूला लगाएंगे आगे जाके तो हम सेकंड फोकल लेंथ यूज करेंगे हमारे फॉर्मूले में। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल इस केस में हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके, देखो सेम डायग्राम वगैरह सब आप लोग कनकेव लेंस के लिए ऑलरेडी क्लास 10th में देख चुके हो, तो उसको भी चाहो तो एक बार और आप डायग्राम देखकर या खुद से बनाकर रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें और भी चीजें बची हुई हैं। क्या क्या डेफिनेशन बच गई है? इसमें बच गया है आपका अपर्चर। अपर्चर क्या होगा? डायमीटर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बेसिकली ये वाला जो डायमीटर होगा ना, दिस विल बी योर अपर्चर। एक और क्या बच गया है? और बच गया है फर्स्ट एंड सेकंड फोकल प्लेन। ठीक है, बेसिकली F1 से पास होने वाला वो प्लेन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल है वो फर्स्ट फोकल प्लेन, और F2 से पास होने वाला वो प्लेन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल है वो सेकंड फोकल प्लेन। नोट करने लायक बात क्या है? F1, F2 आर नॉट इक्वल टू R/2। मतलब कोई ऐसा फॉर्मूला यहां पे नहीं काम करता। ये क्या हुआ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। F1 और F2 R/2 के बराबर नहीं होते हैं। ये फॉर्मूला सिर्फ मिरर में काम करता है, लेंस में रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 नाम का कोई फॉर्मूला नहीं है फोकल लेंथ के लिए। ठीक है बेटा, प्लीज 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 ध्यान रखिएगा इस चीज। आगे बढ़े। हाँ सर। ओके, तो अब हम देखेंगे डेरिवेशन फॉर फोकल लेंथ अच्छा इतना आगे क्यों बढ़ गया? बहुत सारे वो स्किप कर गया गलती से। देखो इसमें भी मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूं जो बिल्कुल मिरर के जैसी हैं। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा जितना डिटेल में मिरर में गया था, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा डिटेल में बात करी थी इस बारे में। मैं यहाँ पे बस मेंशन कर दूंगा कि ये टॉपिक आपको देखने हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक आपको जो देखना है वो क्या है? प्रिंसिपल रेज। प्रिंसिपल रेज कैसे ड्रॉ करते हैं आपके कन्वेक्स लेंस के लिए, कनकेव लेंस के लिए, दोनों के लिए आपको देखना होगा। ठीक है, समझ में आई बात?
इसमें भी 4 प्रिंसिपल रेज होंगी, मैं बोल दे रहा हूं फटाफट। एक तो वो जहां इंसिडेंट रे, ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो रिफ्रैक्टेड रे विल पास थ्रू सेकंड फोकस, ठीक है। दूसरा, अगर इंसिडेंट रे फर्स्ट फोकस से पास हो तो रिफ्रैक्टेड रे विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दो तो आसान हो गए। तीसरा क्या बोलते हैं, हाँ, अगर इंसिडेंट रे 2f1 से आए, ध्यान दीजिएगा 2f1 बोल रहा हूं मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोल रहा हूं, 2f1 इज नॉट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इंसिडेंट रे 2f1 से आए तो रिफ्रैक्टेड रे 2f2 पे जाएगी, ठीक है। और चौथा, वो इंसिडेंट रे जो कि आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, वो बिना किसी डेविएशन के ऐसे कैसे निकल जाएगी। ये 4 रेज होंगी, ये चारों प्रिंसिपल रेज आप ड्रॉ करके एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लें चाहे तो, अगर याद नहीं हो तो, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद रे डायग्राम्स भी आपको खुद ही से प्रैक्टिस करनी है। खुद से ट्राई करना है रे डायग्राम्स, इसमें भी फॉर बोथ कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में आपको अलग अलग केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे। कन्वेक्स लेंस के केसेस क्या क्या होंगे? ऑब्जेक्ट एट, पहला इंफिनिटी, दूसरा बिटवीन इंफिनिटी एंड टू f1, तीसरा एट 2f1, चौथा बिटवीन 2f1 एंड f1, पांचवा एट f1, छठा बिटवीन f1 एंड c। c नहीं, यहां पे क्या है, o है, ऑप्टिकल सेंटर है ना, o, ठीक है। कोई दिक्कत? सातवां एक और केस बनेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये खुद ही से ट्राई करके देखना होगा कि क्या होगा इस केस में। नेक्स्ट है आपका कनकेव लेंस। इसमें क्या आएगा? ऑब्जेक्ट एट, सबसे पहला इंफिनिटी, दूसरा बस रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ लेंस। देखिए लेंस और मिरर में क्या होता है ना, मिरर में फ्रंट और बिहाइंड बहुत ही ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड है, यहां पर फ्रंट और रियर नाम की कोई जगह नहीं होती लेंस में। इसलिए जहां 7th वाले केस में मैंने बिहाइंड द लेंस नहीं लिख पाया, मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिखना पड़ा मेरे को, क्योंकि मैं ये कौन से केस के बारे में बात कर रहा हूँ ये बता देता हूँ। 7th वाले में मैं बात कर रहा हूँ, ये रहा आपका लेंस, ठीक है। और लाइट जो है वो आपकी कुछ लेट से ऐसे आ रही है, एक पैरेलल रे ले ली मैंने जिसको आगे एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ, और एक रे मैंने ऑप्टिकल सेंटर से आते हुए देख ली जिसको मैं बिना किसी डेविएशन के आगे एक्स्ट्रापोलेट कर लेता हूँ। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहां से लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से फोकस के थ्रू पास हो जाएगी, तो यहां पे मेरा इमेज बन जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? ये मेरा इमेज हो जाएगा। मैं इस केस के बारे में बात कर रहा हूं, दिस इज माई ऑब्जेक्ट, दिस इज माई इमेज, ठीक है। कोई दिक्कत? ये आपको खुद से ट्राई करना है, ट्राई ऑल ऑफ दीज योरसेल्फ, तभी आपके कॉन्सेप्ट इसमें अच्छे बनेंगे, क्योंकि वहां पे तो मैंने सब करा दिया, एक जगह तो खुद से ट्राई कर लो, ठीक है। ओके, तो ये सब तो आप लोग क्लास 10 से प्रैक्टिस किए हुए भी हो, बस एक दो एग्जांपल ही मैंने एक्स्ट्रा बताया है। फिर हम लोग देखते हैं लेंस आखिरकार वर्क करता कैसे है। वर्किंग ऑफ लेंस, ध्यान दीजिए, ये मेरा
एक कन्वेक्स लेंस है। मैंने पहले एग्जांपल में क्या लिया है, कन्वेक्स लेंस लिया है। ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। नाउ लेट्स से कोई लाइट रे इस तरीके से एंटर करता है, इधर आपका एयर है, यहां आपका ग्लास है, इधर फिर से एयर है लेट्स से। तो अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसे आती है तो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, तो दैट नॉर्मल विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड बिकॉज लाइट इज entering from air to glass, moving from rarer to denser medium, it will bend towards the normal, कुछ ऐसे। फिर क्या हुआ, लाइट दूसरे सरफेस पे जाके इंसिडेंट हुई। यहां पर अगर देखा जाए तो नॉर्मल आपका कुछ ऐसा हो गया। नाउ दिस टाइम बिकॉज लाइट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, दैट इज डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इस तरीके से यहां पे आके मीट कर जाएगी। सिमिलरली जो नीचे से लाइट रे आ रही होगी वो भी 2 बार रिफ्रैक्ट होगी। ध्यान दीजिएगा, लेंस में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, 1 बार रिफ्रैक्शन नहीं होता। यहां से 1 बार रिफ्रैक्ट हुई, फिर यहां से 1 बार और रिफ्रैक्ट हुई, और इसी पॉइंट पे जाकर ये भी मीट कर गई, कुछ ऐसे। ठीक है, दिस इज हाउ अ कन्वेक्स लेंस वर्क्स। जब दोनों तरफ बाहर एयर है और अंदर ग्लास है, मतलब जो लेंस है उसका मीडियम सराउंडिंग से ज्यादा डेंसर है। इसमें क्या दे रखा है मैंने, लेंस इज डेंसर देन सराउंडिंग। तो मैंने क्या बोला, क्या चीज नोट करी कि इफ convex lens is denser than surroundings, then it converges the light rays, है ना। जो अपना लेंस है अगर ये डेंसर है सराउंडिंग से तो क्या होगा, ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा। लेकिन अगर लेंस रेयर होता, लेट से सराउंडिंग में वाटर होता और यहाँ या सराउंडिंग में ग्लास होता और बीच में यहाँ एयर भरा हुआ होता, तो क्या होता है, तो उस केस में आप देखते हैं कि लाइट जो है वो नॉर्मल से अवे बेंड करी और यहाँ जाते हो नॉर्मल की तरफ बेंड करी, तो लाइट डाइवर्ज हो जाती कन्वर्ज होने की जगह। ठीक है, तो वही पॉइंट मैं आगे लिख ले रहा हूं कि इफ convex lens is rarer than surroundings, इसका एग्जांपल आप सोच सकते हो एयर बबल इन वाटर, then it acts as diverging lens। ठीक है, ये आपका सेकंड फोकस है F2। और इस केस में अगर लाइट मतलब सराउंडिंग का मीडियम अगर क्या नाम है, अगर सराउंडिंग मीडियम आपका डेंसर होता तो ये वाला हो जाता आपका F2 इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है, समझ में आई बात। तो मैं इसको लेके कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं आपको, बट यहां पर F2 आता अगर सराउंडिंग जो है वो डेंसर होता लेंस के मुकाबले। तो यहां पर एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि फॉर कन्वर्जिंग लेंस focal length is positive and for diverging lens focal length is negative। कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, डाइवर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। क्यों, डाइवर्जिंग का मतलब फोकल लेंथ इंसिडेंट मीडियम की तरफ है, इंसिडेंट रेस की तरफ है, और कन्वर्जिंग का मतलब फोकस जो है वो रिफ्रैक्टेड साइड में है। इंसिडेंट साइड में अगर फोकस है तो डाइवर्जिंग है, रिफ्रैक्टेड साइड में अगर फोकस है तो
कन्वर्जिंग, जैसे ये वाला केस कन्वर्जिंग का होगा, यहाँ पे अगर फोकल बना दोगे तो डाइवर्जिंग हो जाएगा। डाइवर्जिंग का मतलब क्या हुआ? डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग का मतलब क्या हुआ? अगर पैरेलल इंसिडेंट रेज को पास पास में लाके मिला दे तो कन्वर्जिंग है, और अगर पैरेलल इंसिडेंट रेज को एक दूसरे से दूर दूर भेज दिया जाए तो डाइवर्जिंग है। समझ में आई बात? Yes, sir. ओके। इसको देखने का एक और तरीका है कि जो लेंस है ना उसको आप देखिए, ये बेसिकली प्रिज्म है, खूब सारे। इस तरीके से खूब सारे प्रिज्म जोड़े हुए हैं, लेंस बन गया। तो क्या हुआ, लाइट आपको पता ही है, ये प्रिज्म जो है लाइट को ऐसे ऐसे करके बेंड कर देगा, ये प्रिज्म लाइट को ऐसे ऐसे करके बेंड कर देगा। ध्यान ये रखना है कि रिफ्रैक्शन 2 बार हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा है, ठीक है। वहीं आपका जो कनकेव लेंस होगा उसके साथ क्या होगा? कनकेव लेंस ऐसा, मैं 3 ही से बना दे रहा हूं, ज्यादा नहीं बनाऊंगा। तो एक रे तो ऐसे निकल गई, एक रे यहां से आई, ऐसे डेविएट हुई, ऐसे डेविएट हुई, दूसरी रे आई, ऐसे डेविएट हुई और ऐसे डेविएट हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, है ना? हाँ तो इसमें भी एक और चीज समझेंगे कनकेव लेंस के बारे में भी। फॉर concave lens, if lens is denser then diverging होगा, focal length negative होगा, and if lens is rarer then converging होगा और focal length आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली कन्वर्जिंग का मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ, डाइवर्जिंग का मतलब नेगेटिव फोकल लेंथ। अब जरूरी नहीं है कि कन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग हो या कनकेव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग हो, वो डिपेंड करता है कि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का वो सराउंडिंग से ज्यादा है या कम है। जो हमारे को स्टैंडर्ड रूप से याद रहता है वो ये है कि जो लेंस है वो तो ग्लास का बना हुआ है, सराउंडिंग में एयर है, तो लेंस डेंसर है, इसलिए हम मान लेते हैं कि आपका जो कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग है और कनकेव लेंस डाइवर्जिंग है, इसलिए कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव है। बट ये हमेशा ट्रू है ऐसा नहीं, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? No, sir. ओके, नेक्स्ट है हमारा डिराइविंग फोकल लेंथ ऑफ क्या बोलेंगे, लेंस, किसी भी लेंस का फोकल लेंथ डिराइव कर लेते हैं। बेसिकली हम लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करते हुए फोकल लेंथ निकालेंगे। इसकी जरूरत किसको पड़ेगी? वो आदमी, उस आदमी को जिसको एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ का लेंस बनाने का टास्क दिया गया है ना, जिसको लेंस बनाना है, उसको इस फॉर्मूले की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इस फॉर्मूले का नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस बनाने के लिए फॉर्मूला है ये, लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, ठीक है। देखो वैसे तो मैं एक ही फॉर्मूले में मिरर फॉर्मूला और सॉरी लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर्स फॉर्मूला दोनों ड्राइव कर सकता हूँ एक ही बार में, बट आपके स्कूल्स के एग्जाम्स में और बोर्ड के एग्जाम्स में जो है आपको अलग अलग पूछा जा सकता है, इसलिए मैं अलग अलग डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एक, सबसे पहले मैं सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस लेके ही बात इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। वैसे एक बात बता दूं, कन्वेक्स लेंस मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूं, मैं कन्वेक्स लेंस की कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं करूंगा, मैं सीधे जनरल फॉर्मूला डिराइव करूंगा, ठीक है। सिर्फ ड्राइंग बनाने के लिए कोई ना कोई लेंस तो बनाना था, इसलिए मैंने कन्वेक्स लेंस बना दिया। मान लिया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, ठीक है। R1 पॉजिटिव है, R2 नेगेटिव है। इस इन द डायग्राम R1 is positive and R2 is negative, इसलिए ये कन्वेक्स लेंस है, हाँ या ना?
बट अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को नहीं यूज करूं, डोंट यूज दिस info to get general formula। समझ में आया? अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज ही नहीं करूंगा तब तो मेरे पास जनरल फॉर्मूला आएगा ना कि R1 पॉजिटिव चाहे नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, R2 पॉजिटिव चाहे नेगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? आया ना? हाँ ओके, हाँ सर। सो नाउ लेट्स से मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन देखो, ये वाला पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर P1 P2 और ऑप्टिकल सेंटर तीनों सेम जगह पर है। P1, P2, ऑप्टिकल सेंटर आर कोइंसिडेंट। समझ में आई बात? ये तीनों पॉइंट्स एक ही जगह पर है। क्यों? क्योंकि हमारा लेंस थिन है। कोई दिक्कत? अब लाइट ऐसे आती है, ऐसे जाती है, मान लेते हैं ऐसे आ जाती है, ठीक है, लेट्स से मैं इसको, इस लाइट का जो मैंने पाथ ड्रॉ किया इसका भी मैं यूज नहीं करने वाला, ठीक है, मैं पूरी तरीके से जनरल केस सॉल्व करने वाला हूं। मैं इस ऑब्जेक्ट का P1 से डिस्टेंस x यूज नहीं करने वाला, मैं सीधे लिखूंगा इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन u है। कोई दिक्कत? तो मेरे को इससे ही फर्क नहीं पड़ेगा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है, राइट में रखा है, कहां रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके, सो फर्स्ट सरफेस के लिए अगर देखूं, बस ये बोल रहा हूं, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, या μ1 कर देता हूं मैं, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और यहां का फिर से μ1 है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला तभी काम करेगा अगर ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। ठीक है, नोट कर लो इस चीज को कि मीडियम on both sides have same refractive index, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? क्या हो गया? नहीं सर। ओके, तो अब मैंने बोला कि इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो फर्स्ट सरफेस के लिए अगर मैं बोलूं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए अगर मैं बात करूं, मैं बोल सकता हूं μ2/v1, फर्स्ट सरफेस में जो इमेज बनाई वो v1 हो गया, ठीक है, माइनस μ1/u, क्योंकि u तो ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल डिस्टेंस है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1। मैंने r1 का साइन भी यूज नहीं किया, किया क्या? सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सरफेस जो इमेज बनाएगा वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो सेकंड रिफ्रैक्शन में एक ही चीज ध्यान रखनी है कि u2 इज इक्वल टू v1, ठीक है, और v2 इज इक्वल टू सिंपली v है ना? तो क्या लिखेंगे इस बार? सेकंड रिफ्रैक्टिव मीडियम क्या μ1 है, तो μ1/v माइनस फर्स्ट है μ2 माइनस μ2/u, u कितना है v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस v1 मतलब μ1 माइनस μ2 हो जाएगा इस बार अपॉन R2। कोई दिक्कत? ये समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखिएगा, इसमें और क्या ध्यान देना है, n1 इज इक्वल टू μ2 और n2 इज इक्वल टू μ1, है ना? हाँ सर। ओके, तो मैंने ये इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को देखा ध्यान से, और मैंने क्या पाया, मेरे को v1 नहीं चाहिए, और बहुत इंटरेस्टिंगली
यहां पर μ2/v1 है और यहाँ पे -μ2/v1 है, तो दोनों को ऐड करूंगा तो v1 हट जाएगा, छुट्टी हो जाएगी, सीधा फॉर्मूला आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? आ जाएगा ना? तो मैंने 1 और 2 को ऐड कर दिया, मैं इस पेज पे जगह नहीं इसलिए नेक्स्ट पेज पे ऐड कर रहा हूँ। मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा μ1/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, μ1/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू, यहां से μ2 माइनस μ1 करता हूं, इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. This implies 1/v minus 1/u is equal to μ2 by μ1 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. ठीक है, कोई दिक्कत? एक्चुअली मैंने सोचा था दोनों फॉर्मूले अलग अलग डिराइव करूंगा, बट इसी में हो जाएगा, एक गलती से एक ही साथ करा ही दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोलूंगा नाउ इफ u is equal to infinity, incident rays are parallel, which implies v is equal to f. Therefore 1 by f minus 1 by infinity is equal to μ2 by μ1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. This implies focal length का फॉर्मूला बन गया 1 by f is equal to μ2 by μ1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. ध्यान दीजिएगा r1 r2 f सब कुछ साइन के साथ आएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा? और क्योंकि मैंने कोई भी स्पेशल चीज यूज नहीं करी कि r1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, r2 नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, कुछ भी यूज नहीं किया, μ2 μ1 से बड़ा है कि छोटा है, मेरा ये फॉर्मूला एकदम जनरल फॉर्मूला है, दिस इज माय लेंस मेकर्स फॉर्मूला। एंड ये भी मेरे पास बहुत काम की चीज है, इसको मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया, ठीक है? पीछे वाला पेज कॉपी किया था सबने? नो सर। बैक करने की जरूरत नहीं है? कॉपी हो गया? अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कुछ ना करूं, बस ये वैल्यू जो यहां आई है उसको यहां बिठा दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ बन जाएगा, हाँ या ना? बनेगा? दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। तो दोनों फॉर्मूले डिराइव हो गए।
इस फॉर्मूले में गौर करिएगा, मिरर फॉर्मूले से कैसे डिफरेंट है। मिरर फॉर्मूले में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f आता है, यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f आ रहा है। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़े फिर। हाँ सर। तो देखो फिर से हम लोग थोड़ा सा लेंस मेकर्स फॉर्मूले को थोड़ा सा एक बार एनालाइज करते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है कि 1/f इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। μ2 बाय μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, राइट, माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। आप चाहो तो इसको μ21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 भी बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, है ना। अब देखो कि इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज हुई है। क्या अच्छी चीज हुई है कि यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स अलग हो गई, रेडियस की टर्म्स अलग हो गई, है ना, है ना। इसको मैं कहता हूं T1, इसको कहता हूं T2। नाउ फॉर कन्वेक्स लेंस, मैं कन्वेक्स मतलब मैं बाई कन्वेक्स ले रहा हूं, वैसे तो किसी भी कन्वेक्स लेंस के लिए आगे वाली बातें ट्रू रहेंगी। फॉर कन्वेक्स लेंस R1 इज इक्वल टू, मतलब रिजल्ट ट्रू रहेगा, बीच का प्रोसेस ट्रू नहीं रहेगा। R1 पॉजिटिव रहेगा, आप देखिए कन्वेक्स लेंस के लिए लाइट चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, R1 पॉजिटिव है। कैसे, ध्यान दीजिए, लाइट अगर इधर से आ रही है तो इसका रेडियस R1 कहलाएगा, लाइट इधर से आ रही है तो इसका रेडियस R1 कहलाएगा, हाँ या ना। जो सरफेस पहले आता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 कहलाता है। ठीक है, लाइट अगर इधर से आ रही है तो इस सरफेस का सेंटर यहां पर है, ये हो गया R1 पॉजिटिव। लाइट अगर इधर से आ रही है तो इस सरफेस का सेंटर यहां पर है, ये हो जाएगा R2। ठीक है ना बेटा, हाँ या ना। हाँ सर। R1 तो पॉजिटिव हो गया, और R2 क्या हो जाएगा, इस सरफ अगर मान लीजिए लेफ्ट से राइट जा रही लाइट तो इस सरफेस का रेडियस तो निगेटिव हो गया ना। सिमिलरली अगर राइट से लेफ्ट आ रही तो सेकंड सरफेस ये रहा, इसका रेडियस नेगेटिव हो गया, हाँ या ना। लाइट किधर से भी आए R1 पॉजिटिव होगा, R2 नेगेटिव होगा। दिस इंप्लाइज T2 जो है, ये वाला T2, दिस इज पॉजिटिव। कैसे, 1/r1 पॉजिटिव 1/r2 नेगेटिव, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, नेट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, यस सर। देयरफॉर बेसिकली अगर आप प्लेनो कन्वेक्स लें या बाई कनकेवो कन्वेक्स लें, उस केस में भी ये R1 पॉजिटिव और R2 नेगेटिव शायद नहीं लिख पाओ, लेकिन अगर आप एनालाइज करोगे तो दिस विल ऑलवेज बी ट्रू कि T2 विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो T2 पॉजिटिव है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, देयरफॉर इफ μ21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 1, therefore if μ21 is greater than 1 then T1 is positive, मतलब अगर लेंस सराउंडिंग से डेंसर है तो T1 पॉजिटिव है, which gives us की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, हाँ या ना। एंड इफ μ21 इज लेस देन 1 तो T1 आपका नेगेटिव हो जाएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब डाइवर्जिंग हो जाएगा, इसका मतलब कन्वर्जिंग हो जाएगा, इसका मतलब डाइवर्जिंग हो जाएगा। जनरली ये वाला केस ट्रू रहता है क्योंकि ग्लास का लेंस हम लोग एयर में यूज करते हैं, जनरली ऊपर वाला केस ट्रू रहता है, इसलिए हमारा जनरली हम लोग कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेके काम करते हैं, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव लेके काम करते हैं। ठीक है बेटा, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत हो तो बताओ। नहीं सर। बिल्कुल सिमिलर एनालिसिस करोगे तो एकदम वाइस वर्सा हो जाएगा फॉर
कनकेव लेंस, बिल्कुल उल्टा रिजल्ट आ जाएगा सिमिलर एनालिसिस से कनकेव लेंस से। मतलब हम नॉर्मल रे डायग्राम से भी इस रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं, हम मैथमेटिक्स से भी सेम रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं, हाँ या ना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, ये कोई भी फॉर्मूला लगाते वक्त कि आपकी जो इंसिडेंट रेज हैं वो बहुत क्लोज है प्रिंसिपल एक्सिस के। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सारे एंगल्स बहुत छोटे छोटे हैं। क्या आप बोलोगे सर आपने तो भी ऐसा कोई यूज किया ही नहीं? मैंने किया है। जब मैंने μ2 बाई वी माइनस वी वन बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस वी वन बाई आर लिखा, तो उसके डेरिवेशन में ऑलरेडी सारे एंगल्स को स्मॉल एज्यूम कर चुका था। किया था कि नहीं किया था? किया था ना? हाँ सर। तो वही सेम काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? लेंस फॉर्मूले वगैरह में तो कोई दिक्कत अब होनी नहीं चाहिए। कॉपीड? ठीक है। तो अब हमारे पास हमारा अगला टॉपिक होगा जो हमने लेंस फॉर्मूला देखा उसी को थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे। जो हमारे पास लेंस फॉर्मूला आया था बेटा, वो क्या कहता था? तो लेंस फॉर्मूला कहता था सर कि 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ होगा, जहां वी यू एफ सब कुछ कहां से मेजर किया जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाएगा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव माना जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव माना जाएगा, है ना? हाँ या ना? ये अगर आप मिरर फॉर्मूला से कंपेयर करोगे तो इसमें क्या खास बात है? मिरर फॉर्मूला में होता है 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल्स टू 1 बाय एफ, ठीक है। एक और चीज, लेंस में अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव हो तो कन्वर्जिंग होता है, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव हो तो डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। मिरर फॉर्मूले में अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हो तो कन्वर्जिंग होता है, और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाए तो डाइवर्जिंग होता है, ठीक है बेटा। हाँ सर। ओके। यहां से मेरे को एक मन कर रहा है एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर देने का, जिसका नाम है पावर। पावर क्या होता है? पावर होता है P इज इक्वल टू 1 बाय एफ। ये पावर P कितना होता है? 1 बाय एफ। यही 1 बाय एफ जो है ये पावर होता है लेंस के लिए, ठीक है। इसको यूनिट क्या होती है इसकी? डायोप्टर, विच इज सेम एज मीटर इनवर्स। अगर आपको पावर लिखना है तो हमेशा फोकल लेंथ को मीटर में लिख के फिर उसका इनवर्स लीजिए। ये आप जो चश्मा लगाते हो उसका जो पावर होता है ना, कि इतने पावर का चश्मा, इतने पावर का चश्मा, वो बेसिकली यही वाला पावर है, ठीक है। समझ में आई बात? इसका मीनिंग क्या समझ सकते हैं हम लोग? इसको हम समझ सकते हैं, पावर का मतलब कौन सा पावर, कैसी पावर? तो ये है कन्वर्जिंग पावर। जो लेंस लाइट को जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा उसका पावर उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये हमारा लेंस है, ठीक है। लाइट यहां से आई, यहां से कन्वर्ज हुई, जल्दी कन्वर्ज हो गई, ठीक है। जल्दी कन्वर्ज हो गई तो क्या हो जाएगा? पावर
ज्यादा हो गया, ज्यादा कन्वर्जिंग होता है ना। एक लाइट, एक लेंस ऐसा है जो इतनी जल्दी कन्वर्ज करता है, एक लेंस ऐसा है जो इतनी दूर जाके कन्वर्ज कर रहा है। कौन सा लेंस ज्यादा पावरफुल है, ये f1 वाला या f2 वाला, बताइए तो जरा। F1. f1 वाला ज्यादा कन्वर्जिंग है ना, तो इसलिए अगर फोकल लेंथ छोटा होगा तो कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होगी, इसलिए पावर को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, सोचिए फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी तो मतलब इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो रिफ्रैक्टेड रे भी पैरेलल रह जाएगी, तो ऐसे में कोई कन्वर्जिंग हुई नहीं, तो इससे उसका पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर पावर नेगेटिव हो जाए, लेट से फोकस यहां आ जाए, लेट से f1, तो लाइट कैसे चली जाए, सॉरी f2 है ये, इसको छोड़ो, लेट से फोकस यहां आ जाए तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड ऐसे चली जाएगी, तो लाइट कन्वर्ज होने की जगह डाइवर्ज हो गई। इसलिए अगर फोकस नेगेटिव हो जाएगा तो डाइवर्जिंग पावर हो जाएगा, नेगेटिव फोकस जितना कम होगा उतना ही ज्यादा डाइवर्जिंग पावर हो जाएगा। इसलिए आपका ये फॉर्मूला बेसिकली पावर P इज इक्वल टू 1/f क्या बता रहा है, कन्वर्जिंग पावर बता रहा है। ठीक है, ये डायग्राम मत बनाना, सिर्फ कंफ्यूजन होगा क्योंकि बहुत सारी लाइनें खींची हैं इस पर पावर का मतलब क्या है हमारे लिए, यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर है, कौन सा लेंस कितना ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, अब मिरर के केस में देखो, मिरर के केस में पावर फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तब कन्वर्जिंग होता है, इसलिए मिरर के केस का जो पावर होता है, मिरर का जो पावर होता है दैट इज P इज इक्वल टू -1/f होता है। जब फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तब कन्वर्जिंग होगा, ये पावर अभी भी क्या है, कन्वर्जिंग पावर ही है। ठीक है बेटा, लेंस का पावर तो पढ़ा है आप लोगों ने, मिरर का फॉर्मूला, मिरर का पावर नहीं पढ़ा था, तो मिरर का पावर क्या होता है, -1/f होता है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर. Results about image formation by लेंस, लेंस जो इमेज बनाता है उसके कुछ रिजल्ट हमें अब यहाँ पे देखने हैं कि वो इमेज कैसी होती है, कहाँ होती है ना, कैसे मूव करती है। तो देखिए, मैंने समझने के लिए लिया है ये एक कन्वेक्स लेंस, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर लेट से फोकस है f1, यहाँ पर है 2f1, यहाँ पर है f2 और यहाँ पर है 2f2। कोई मुझे बताएगा कि ये f2 और सॉरी f1 और f2 में से कौन सा मेन फोकस है हमारा, प्रिंसिपल फोकस है? f1 और f2 में से कौन सा प्रिंसिपल फोकस है? सर लाइट कहाँ से आ रही है? हाँ, लाइट अगर लेफ्ट से राइट आ रही है तो f2 प्रिंसिपल है, राइट से लेफ्ट आ रही है तो f1 प्रिंसिपल है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ओके, तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहता है तो इमेज कहाँ बनता है, f2 पे बनता है ना। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी और 2f1 के बीच में आ जाए तो इमेज कहाँ बनता है, f2 और 2f2 के बीच में बनता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पे आ जाए तो इमेज 2f2 पे पहुंच जाता है। अगर ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में आ जाए तो इमेज 2f2 के पीछे चला जाता है। ऑब्जेक्ट अगर f1 में पहुंच जाए तो इमेज इन्फिनिटी पे पहुंच जाती है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ समझ में आया? तो बेसिकली हमने क्या देखा कि जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है उधर ही इमेज भी जा रहा है, लेकिन मैंने इसको टेढ़ा क्यों बनाया, क्योंकि समझिए ऑब्जेक्ट की हाइट हर जगह सेम रखता हूं, मान लेते हैं, तो एक रे तो हमेशा ऐसी इंसिडेंट होगी लेंस पर, ये रे रिफ्रैक्शन का हमेशा ऐसी जाएगी,
तो इमेज हमेशा इसी लाइन में रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ या ना? हाँ सर। रहेगी ना? ओके, सो जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है हमेशा इमेज भी उधर ही जा रही है। अब जैसे ही इसने F1 को क्रॉस किया ऑब्जेक्ट ने, जैसे ही F1 को क्रॉस किया वैसे क्या होगा, इमेज इस इंफिनिटी से इस इंफिनिटी पे पहुंच जाएगी। फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो इमेज यहाँ बनेगी, वर्चुअल बनेगी। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचेगा तो इमेज यहाँ पहुंचेगी। जब ऑब्जेक्ट और मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर पे पहुंच जाता है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट वहां से पहुंच नहीं सकता प्रैक्टिकली, बट मान लेते हैं, तो इमेज भी ऑप्टिकल सेंटर पे पहुंच जाएगी, मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा? आया ना? हाँ हाँ सर। सर। ओके, ठीक है। तो रिजल्ट्स अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस भी हमने एक तो ये देखा। सबसे पहले क्या देखा कि इमेज वेलोसिटी is always towards ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना। बस एक बार इमेज जो है जंप करके एक इंफिनिटी से दूसरे इंफिनिटी तक चला गया था। कोई दिक्कत? नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वही वाला, ऑब्जेक्ट इमेज। क्या था? अगर ऑब्जेक्ट रियल इमेज रियल तो इमेज इन्वर्टेड होगा, ऑब्जेक्ट रियल इमेज वर्चुअल तो इरेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज रियल तो इरेक्ट होगा, दोनों वर्चुअल तो इन्वर्टेड होगा। ठीक है, ये रिजल्ट हर जगह काम करता है, इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है बेटा? अगला, अगर रियल ऑब्जेक्ट है, फॉर रियल ऑब्जेक्ट अगर आपका मैग्निफिकेशन +3 +1/3 -2 -1/2 कुछ इस तरीके के हैं, तो आप सीधे सीधे लेंस का टाइप बता सकते हो। अगर मैग्निफिकेशन +3 है तो इमेज कैसी होगी? रियल एंड, सो रियल नहीं, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। इरेक्ट का मतलब वर्चुअल हो गया, वर्चुअल और एनलार्ज्ड इमेज कौन बनाता है? तो कन्वेक्स लेंस बनाता है या कन्वर्जिंग लेंस बनाता है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लिखना ज्यादा फायदेमंद है। अगर मैग्निफिकेशन +1/3 है मतलब कि इरेक्ट तो है बट डिमिनिश्ड है, तो ऐसी इमेज कौन बनाता है? डाइवर्जिंग या फिर आप कह सकते हो कनकेव लेंस बनाता है। मैग्निफिकेशन अगर -½ है मतलब इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड तो हमेशा ही कन्वर्जिंग लेंस ही बनाता है रियल ऑब्जेक्ट के लिए। -½ में भी कन्वर्जिंग बोल सकते हो डायरेक्ट बिना दिमाग लगाए। ठीक है, तो जैसे वहां पर मिरर के केस में जो काम कन्वेक्स मिरर कर रहा था, यहाँ पे कनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस करता है। ठीक है बेटा? ठीक है, हाँ या ना? आप सिर्फ इमेज का टाइप देख के बता सकते हो कि मिरर सॉरी लेंस कैसा है, कन्वेक्स है, कनकेव है, क्या है, मतलब कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है बता सकते हो। अच्छा, एक और बात, अगर लेंस के दोनों साइड का मीडियम अलग अलग हो तो लेंस फॉर्मूला काम नहीं करता, लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी काम नहीं करता। ठीक है, उस केस में आपको दोनों सरफेसेस को इंडिविजुअली अलग अलग रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस मान के सॉल्व करना पड़ता है, जैसा हमने लास्ट क्लास में किया था जब हम लोगों ने पेट्री डिश में रखा हुआ लेंस देखा था। ठीक है बेटा?
कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes. अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। मिरर के केस में क्या था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? माइनस वी बाई यू था। इस केस में सिंपली वी बाई यू होता है लेंस के लिए। ठीक है, कैसे देख लो। ये हमारे पास क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस है, लेंस है। लेट्स से यहां पर ऑब्जेक्ट है, एक लाइट रे ऐसी होगी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और जब भी इमेज बनेगा ऐसा ही कहीं पे बनेगा। ठीक है, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया प्लस ए, हाइट ऑफ इमेज हो गई माइनस बी। ठीक है, इसको मैंने x बोल दिया, इसको मैंने y बोल दिया, तो u हो जाएगा माइनस एक्स, v हो जाएगा माइनस वाई। नाउ बिकॉज द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इसलिए मैं कह सकता हूँ b बाय y इज इक्वल टू x अपॉन a। दिस इंप्लाइज b बाय y इज इक्वल टू a अपॉन x, तो b बाय a इज इक्वल टू y अपॉन x। b बाय a क्या है? b है माइनस एच आई, तो माइनस एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू y कितना है? y तो है, अच्छा v इज इक्वल टू प्लस वाई होगा, राइट? v अपॉन माइनस u, दिस इंप्लाइज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, दैट इज इक्वल टू सिंपली v बाय u। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। ध्यान रखना है मिरर के केस में फॉर्मूला क्या था। देखो, इन गलतियों, सिली मिस्टेक्स की वजह से काफी सारे मार्क्स कट जाते हैं। मिरर के केस में मैग्निफिकेशन क्या था? माइनस v बाय u था। ठीक है, अब क्या होता है ना, कभी कभार आपको मैग्निफिकेशन जो है वो v और u के टर्म्स के बजाय v और f के टर्म्स में निकालना होता है, या u और f के टर्म्स में निकालना होता है। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं ये देखते हैं। मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड f, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f। देखो, कुछ खास बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं कर रहा हूं, छोटे छोटे सी बातें। देखो भैया, मेरे को ये पता है मैग्निफिकेशन होता कितना है, v बाय यू। मेरे को ये भी पता है कि 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ होता है। मेरे को मैग्निफिकेशन v और u के टर्म से पता है, लेकिन मेरे को v और f के टर्म से चाहिए, मतलब मेरे को u एलिमिनेट करना है, मुझे u एलिमिनेट करना है। तो इसलिए मैंने बोला दिस इंप्लाइज 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय एफ, दैट इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन एफ वी। ठीक है, ये मैंने 1 बाय यू की जगह यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मुझे क्या मिला? मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v अपॉन, सॉरी v इंटू 1 बाय यू था ना, तो v अपॉन एफ वी, और ऊपर आ गया f माइनस v, v चला गया, दैट इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f। सिमिलरली अगर मेरे को u और f के टर्म्स में चाहिए होगा, तो मुझे पता है m इज इक्वल टू v बाय यू होता है, और 1 बाय v माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय f होता है। ठीक है, मैं आंसर में u और f चाहता हूँ, v नहीं चाहता हूँ, तो मैंने v निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, मुझे मिला 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय एफ, दैट इज इक्वल टू, नीचे आ गया एफ यू, ऊपर आ गया एफ प्लस यू, तो इसका मतलब v हो गया एफ यू अपॉन एफ प्लस यू। ये मैंने उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मैग्निफिकेशन m आ गया v अपॉन यू टाइम्स एफ यू अपॉन एफ प्लस यू, यू मर गए, क्या बचा? हाँ सर, v तो हट गया ना, क्या हो गया? f अपॉन एफ प्लस यू। ठीक है, तो बेसिकली अलग अलग फॉर्म्स में आप फॉर्मूलों को कन्वर्ट कर सकते हो, उतनी जरूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ती, मैं इन फॉर्मूलों को बहुत रेयरली यूज करता हूँ। ठीक है, तो
आई वोंट से कि इसको याद रखना ही रखना है, बट हाँ जब आप किसी बुक में सॉल्यूशंस वगैरह देख रहे होगे तो उसमें ये फॉर्मूले यूज हो रहे होंगे, ये वाला फॉर्मूला भी यूज हो रहा होगा, ये वाला फॉर्मूला भी यूज हो रहा होगा, और मिरर के लिए भी सिमिलरली फॉर्मूले अलग अलग यूज हो रहे होंगे। तो उसको देख के कभी कंफ्यूज मत होना, बस ये कहाँ से आया, कुछ खास नहीं है, आपको आता है वो चीज। ठीक है बेटा। हाँ ओके, तो बेसिकली मैंने बेसिक थ्योरी तो यहाँ पे कवर कर ली है, बहुत सारी बाकी है, पूरी खत्म नहीं हुई है। बट नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल्स ऑन बेसिक फॉर्मूले। जो भी हमने पढ़ा है, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, मेरे वाले भी जो भी फॉर्मूले सारे पढ़े हैं, स्लैब में भी जो भी पढ़ा वो सब, जो भी अभी तक पढ़ा उन पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसके बाद आपके टॉपिक्स जो बच जा रहे हैं वो है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटी, सब लल्लू टॉपिक्स हैं। फिर आपका आएगा V वर्सेस U ग्राफ, न्यूटन फॉर्मूला यहाँ पे जबरदस्ती बना सकते हैं, वो भी देख लेंगे। फिर एक और टॉपिक आएगा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पॉलिशिंग a lens, cutting a lens, और अंत में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये सारे टॉपिक्स बचे हैं, तो सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और प्लीज ये टॉपिक्स नोट कर लीजिए ताकि गलती से नेक्स्ट क्लास में छूट ना जाए कुछ भी इसमें से। ठीक है, आफ्टर दीज टॉपिक्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और हम लोग अपने अगले चैप्टर, जिसका नाम क्या है अगले चैप्टर का, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? हाँ हाँ ठीक है, फिर देखो क्वेश्चंस ऑप्टिक्स में भी काफी सारे बनते हैं, आप जैसा देख रहे हो कि थ्योरी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो क्वेश्चंस ऑप्टिक्स में भी बहुत सारे बनते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके सिमिलर टेक्निक से बनते हैं कि लाइट रे को फॉलो करते जाइए, फॉर्मूले लगाते जाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लाइट रे फॉलो कर जाइए, फॉर्मूले लगाते जाइए, आंसर आ जाएगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, 99% क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग बनते हैं, काफी इंटरेस्टिंग बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ऑप्टिक्स एकदम लल्लू है, बट फिर भी मोस्टली जो है बहुत ज्यादा परेशान ऑप्टिक्स नहीं करता है अगर आप ध्यान से पढ़ाई कर लें तो। ठीक है, एक बार रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा तो उसका वेव ऑप्टिक्स आएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे ख्याल से अगली 2 क्लासेस में ये चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में शायद शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा, चैप्टर आएगा, उसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। वो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, पर परेशान नहीं कर सकता, सॉरी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है वो, बहुत ज्यादा आपके लिए नया होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है और इजी। ठीक है, नया जरूर है, और उसको पढ़ने के लिए आपको पुराने जो अपने क्लास 11th में जो हम लोगों ने वेव्स पढ़ा था ना, वो आपको थोड़ा अच्छे से आना चाहिए, क्लास 11th वाला वेव्स, उसके बिना थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, मैंने 11th में वेव्स नहीं पढ़ा था और 12th में वेव ऑप्टिक्स पहले पढ़ लिया था, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई थी, बट उसके कारण दूसरे थे कि मैंने मान लिया था, सर बोलते थे कि ये देखो ये ऐसा होता है, मैंने अच्छा ठीक है होता होगा, मेरे को नहीं मालूम, फॉर्मूला होता होगा, मान लिया, इस तरीके से पढ़ा था मेरे से क्वेश्चन सारे बन गए थे उसके, बट फिर भी वो उस तरीके से पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल लगता है मेरे को, कि बस एज्यूम करते जाओ, जो भी समझ में नहीं आ रहा एज्यूम करते जाओ कि हाँ पुराने वाले किसी टॉपिक से होगा, मान लेते हैं ऐसा होता है, कारण नहीं पता तो क्या हुआ, बट उस तरीके से पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो
आई विल सजेस्ट कि अगर टाइम मिले तो रिवाइज कर लीजिएगा एक बार वेव्स को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी के लिए क्लास ओवर।